नमस्कार। इंडिया डिबेट में आप सबका स्वागत है। मैं हूं आशुतोष पाठक। कल अदालत में जो सुनवाई हुई और जिस तरह से मुंबई पुलिस पकड़ी गई है, रेड हैंडेड पकड़ ली गई है। परमबीर सिंह और पूरे गैंग में कोहराम मचा हुआ है, क्योंकि अंततः गाज गिरेगी परमबीर सिंह पर। और नीलेश जी ज्वाइन कर रहे हैं। और कल की सुनवाई के बाद पूरे महाराष्ट्र में एक प्रकार से सन्नाटा छाया हुआ है। पुलिस ने हाथ खड़े कर दिए हैं, क्योंकि रेड हैंडेड पुलिस अदालत के सामने पकड़ा गई। बचने का कोई दूर दूर तक रास्ता नहीं। फिर भी अदालत कह रही है कि कोई बात नहीं है, आप अपनी जितनी बात कह सकते हैं कह डालिए और उसके बाद हम आपको सुनेंगे। नीलेश जी आ गए, ज्वाइन कर रहे हैं। अभी नीलेश जी से दोबारा आज हम बातचीत करने वाले हैं, क्योंकि कल फर्स्ट हाफ में लगभग आधे घंटे तक हियरिंग हुई, उसको डिस्टर्ब करने की कोशिश हुई। बहुत स्वागत है आपका नीलेश जी, ज्वाइन करिए आप। हाँ, बहुत स्वागत है नीलेश जी। एक तो कल आप बहुत व्यस्त थे, थोड़ा सा हेडरूम ठीक कर लीजिए आप। एक तो व्यस्ती थी अधिक, और हमने देखा कि बहुत सारे मीडिया भी इस वक्त आपके साथ खड़ी हुई। अच्छी बात है, कुछ मीडिया वाले आए सामने में, ये बहुत अच्छी बात है। लेकिन जो बहुत सारे मीडिया वाले हैं उनको तो शायद ये पहुंच गया होगा लिफाफा, तो उस वजह से उन्होंने दबाने की कोशिश की। लेकिन अब ये मामला तो दबेगा नहीं। मैंने शुरू में ही कहा था कि किसी के दबाने से नहीं दबेगा, क्योंकि ये मामला इतना स्पष्ट है जिसमें सिर्फ फंसना ही फंसना है। तो अगर मैं ये कहूं नीलेश जी कि 27 अगस्त 2026 को ठाकरे की गिरफ्तारी हो जाएगी और परमबीर सिंह के पास मुंबई पुलिस पहुंच जाएगी, और नगरकर ने अगर अपने स्टेटमेंट में तब्दीली नहीं की तो वर्दी उतर जाएगी। क्या ये सारी बातें अतिशयोक्ति हैं? अधिक बोल रहा हूं या मैं सही बोल रहा हूं? जरा देश को बताइए। नहीं, आप भावना में बह रहे हैं। सुनिए, देखिए, नहीं, भावना में बह रहे हैं मतलब हम गलत बोल रहे हैं। हाँ, क्या है, उस दिन या उसके 2-4, हाँ, आपका कैसा है बताओ। क्या वो आपका पॉसिबल कब है? जब सरकार मन पे ले, तो वो तो कल भी हो सकता है। 27 की जरूरत क्या है फिर? वो तो पहले भी हो सकता था। लेकिन अगर आप कोर्ट के हिसाब से कह रहे हो तो पहले कोर्ट दोनों का सुन के या तो 27 को ऑर्डर करेगा, 1-2 दिन में करेगा। लेकिन कोर्ट का इंडिकेशन लग रहा है कि उसी दिन कर देगा, तो कोर्ट उसी दिन करेगा। अभी ये स्टार्ट हो गया उसका बोलते काउंटडाउन, क्योंकि जो बीजेपी सरकार ने या इन्होंने जो अमेंडमेंट्स भी किए हैं, पहले के भी अमेंडमेंट है और नए होम मिनिस्ट्री के गाइडलाइन आए हैं अमित शाह जी की तरफ से, और सुप्रीम कोर्ट ने गाइडलाइन दी है निर्भया केस के बाद में कि अगर सेक्सुअल ऑफेंसेस है, रेप, गैंग रेप से लेके जो भी कनेक्टेड, उसमें स्टेटमेंट रिकॉर्ड करने के 2 महीने के अंदर पूरा इन्वेस्टिगेशन कंप्लीट होना चाहिए। उसमें फिर अरेस्ट से लेके सारी बातें आ गई। अब हम क्या मांग रहे हैं? हम एफआईआर, सीबीआई इन्वेस्टिगेशन अंडर द सुपरविजन ऑफ हाई कोर्ट। अब टाइम लिमिट स्टार्ट हो जाती है, सब नियम से तो स्टार्ट हो गई कब से? जिस दिन रिटर्न कंप्लेंट दे दिया था रशीद खान पठान ने पहली बार 2024 में, दूसरी बार सतीश सालिया ने 2025 में। तो ये स्टार्ट हो गया है उसी दिन से। बट हम ऐसा मान के चलते कि कल सपोज 27 को कोर्ट ऑर्डर करता है
तो वो टाइम लिमिट स्टार्ट होता है उस कोर्ट के ऑर्डर के बाद में। कोर्ट भी अगर ऑर्डर करेगा तो कहेगा कि अब ये टाइम लाइन है, इसके अंदर में आप तुरंत कीजिए, जो भी है टाइम ये दे देगा शेड्यूल। तब वो रिकॉर्ड होगा स्टेटमेंट, तो तुरंत भी जाके कर सकते हैं। और इस बार जब कोर्ट मॉनिटर्ड इन्वेस्टिगेशन होता है तो कोर्ट डायरेक्शन देता है ना, ये मुद्दे पे इस तरह से आपको इन्वेस्टिगेशन करना है और रेगुलर रिपोर्ट हाई कोर्ट में सबमिट करना है। आपको याद होगा वो जो एक केस आया था जिसमें सुशांत सिंह राजपूत की तरह एक सीबीआई को मैटर दे दिया कोर्ट ने, लेकिन उसमें एक काम अच्छा किया कि वो पिटिशन को पेंडिंग रखा। उन्होंने कहा आप इन्वेस्टिगेशन कर लो, हम यहां पर है, अगर कुछ जरूरत पड़ी तो हम आगे पिटिशन आगे चलाएंगे। तो हुआ क्या, उन्होंने सीबीआई वालों ने लाकर कह दिया अरे साहब ये सुसाइड है। कोर्ट ने कहा सुसाइड है, प्राइमा फैसी दिख रहा है, ये वाला पॉइंट पे आपने इन्वेस्टिगेशन नहीं किया, आपका रिपोर्ट रिजेक्टेड। सीबीआई के ही डायरेक्टर को बोला आप तुम इन्वेस्टिगेशन करोगे, इसका बताओ क्या है डिटेल में, ये पॉइंट पे इन्वेस्टिगेट करो। फिर आके सीबीआई के डायरेक्टर ने कहा कि नहीं, पहले का रिपोर्ट गलत है, ये मर्डर का केस है। फिर कोर्ट ने ऑर्डर दिया कि जो डीजीपी है वो रिपोर्ट साइन करेगा इसके बाद में, तो फिर वो डायरेक्शन हुए। तो कैसा है, जब कोर्ट मॉनिटर रहता है फिर ये सुशांत सिंह राजपूत के केस में जो फाउल प्ले हुआ वैसा नहीं हो सकता एक। और इसमें सुशांत सिंह केस के जैसा इनको 6 साल 5 साल अपने मन में जितना आया उतना डिले करने का वो भी अधिकार नहीं है। टाइम लिमिट 2 महीने की है। तो ये लॉ का प्रोसीजर ऐसा है। और अभी इतना दिन हो गए हैं, तो अभी और 2 4 5 दिन से और क्या बिगड़ने वाला है? हमको ये बताइए कि क्या महाराष्ट्र में कांस्टेबल से लेकर के डीजीपी तक सभी मूर्ख हैं? उनको नया अमेंडमेंट नहीं मालूम है कि 2 महीने के अंदर हमको इन्वेस्टिगेशन कंप्लीट करना है? गैंग रेप और मर्डर का केस है, 2 महीने के अंदर। ये अमेंडमेंट पता तो चल गया होगा ना? तो जब हाई कोर्ट का आदेश आएगा तो फौरन से पेशतर पुलिस जाएगी ना, क्योंकि आपका तो प्रेयर है, ये कस्टोडियल इंक्वायरी का प्रेयर है, कोर्ट मॉनिटर्ड इंक्वायरी का प्रेयर है। एक तो कोर्ट मॉनिटर्ड होना है, कस्टोडियल होना है। तो भाई 2 महीने 60 दिन के अंदर में उनको सारा इन्वेस्टिगेशन करके देना है, तो बिना गिरफ्तारी के होगा कैसे? तो फिर सुनिए, गिरफ्तारी होगी लेकिन कब होगी? क्या 27 को तुरंत ही नहीं हो जाएंगी ना? ऑर्डर आने के बाद तुरंत बाद में जो भी फॉर्मेलिटी, हाँ जितना जल्दी हो सके हो सकता है, लेकिन डेट मैं नहीं बता सकता। ठीक है, कोई बात नहीं है। 27 को नहीं होगी, 28 को हो जाएगी, 29 को हो जाएगी, 30 को हो जाएगी, क्योंकि उसके बाद फिर आप कोर्ट पहुंचेंगे कि साहब अभी तक कुछ नहीं हुआ। और अगर 60 दिन का टाइमलाइन इन्होंने क्रॉस किया तो फिर मेजर कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट होगा। यस, और एक वो तो है ही ना। अरे इसके अलावा क्या एफआईआर का ऑर्डर होगा, सीबीआई ऑर्डर होगा, तो क्या पिटीशन का नेक्स्ट डेट रखा जाएगा? हम तो रिक्वेस्ट करने वाले सब 1 हफ्ते के बाद का फिर से डेट रखिए। इसका भी 60 दिन का टाइम लाइन है, तो आपको मॉनिटर करना है ये केस लॉ के तहत। तो आप इसको 7 दिन के बाद का डेट दीजिए या 10 दिन के बाद का दीजिए। और अगर ये गलत काम करते हैं तो फिर ठीक से इन्वेस्टिगेशन नहीं करते तो फिर आप फिर से इंस्ट्रक्शन देना आप इनको, क्योंकि मैटर ही वैसा है। तो वो हो सकता है। अब मैं जरा आपसे ये जानना चाहता हूं सर, क्योंकि कल हमारे भी कुछ लोग थे अदालत में, मतलब हमारे रिपोर्टर वगैरह भी मौजूद थे अदालत में। उन्होंने बहुत कुछ देखा और सुना है। मैं आपसे जानना चाहता हूं, अब उन्होंने कहा कि भाई पुलिस वाले आपस में, क्योंकि बड़ी संख्या में कल पुलिस वाले थे और कल तो अनप्रेसिडेंटेड था, इस बार वकील की संख्या बहुत अधिक थी और आपकी टीम के अलावा भी बहुत सारे वकील वहां मौजूद थे इस केस में सुनने के लिए। ये बहुत अद्भुत बात, सपोर्ट करने के लिए आए थे, सारे सपोर्टर्स थे। तो बहुत हमारे जो संवाददाता हैं उन्होंने कहा कि सर ऐसा है कि कल कोर्ट रूम में जितने पुलिस वाले मौजूद थे सबके चेहरे पे, और सब आपस में जब बाहर निकले तो चर्चा कर रहे थे, अरे जान दो ना यार, ये राक्षस को हमें क्या बचाना जो इतना बड़ा क्राइम किया है, कायल हम अपना जिंदगी खराब करें यार। वो पकड़ा गए ना, वो जज साहब ने पूछ दिया है कि भाई तुमने बिना उनके फादर का, उनके पेरेंट्स का स्टेटमेंट रिकॉर्ड किए हुए ये रिपोर्ट तुमने दर्ज कर लिया है, कैसा हुआ? और उसकी टाइमिंग मैच नहीं कर रही है। तो कोर्ट में तो पहला जो है वो ऐसी पकड़ है जो आप भी शायद मिस कर गए होंगे, जो माननीय अदालत ने पकड़ लिया। तो उसके बाद और ये पहली बार हुआ,
इसके पहले ये जस्टिस डांगरे ने जो पूछा था, उसके बाद उनकी चिट्ठी पिट्टी गुम हुई थी, और कल जस्टिस सारंग कोतवाल जी ने जो पूछा। इसीलिए मैंने अपने दर्शकों को कहा है कि हमें पूरा भरोसा रखना चाहिए, पूरे जुडिशियल सिस्टम पर भरोसा रखिए। बहुत सारे दबावों से जुडिशियल सिस्टम हमारा गुजर रहा है, और आखिरकार कोई इंसान ही तो है, उसके ऊपर सोचिए कि कितना दबाव होगा, इन माफियाओं का, इन गुंडों का कितना दबाव होगा, जो हमें, इनको सबको डराने की कोशिश कर रहे हैं। तो जज साहब को कितना डरा रहे होंगे। लेकिन कोई बात नहीं है, अब ये डर से बाहर चला गया है मामला। अब मैं भी ये अनुरोध करूंगा जस्टिस कोतवाल जी से और जस्टिस भोसले जी से कि 140 करोड़ लोग आपके पीछे खड़े हैं, और देश नहीं दुनिया भर में। आज मुझे मैं बताऊं, मैं कैमरे पर कह रहा हूं, मुझे उत्तर प्रदेश के पूर्व डीजीपी का फोन आया, वो कैलिफोर्निया में थे, सुबह सुबह फोन आया है मेरे पास, और कह रहे हैं कि अमेरिका में इस शो को बड़ी गंभीरता से लोग देख रहे हैं, इंतजार कर रहे हैं। तो देश और दुनिया भर के लोग इंतजार कर रहे हैं इस केस में न्याय के लिए, इसलिए डरने की जरूरत नहीं है। तो मैं आपसे यह जानना चाहता हूं नीलेश जी, कि कल जो अदालत का ऑब्जर्वेशन है, उसके बाद ये हवाइयां वाकई में उड़ी हुई हैं, और नगरकर की अब क्या क्या कहना है? नहीं, ठीक है, उस पे ज्यादा कमेंट करना ठीक नहीं है, लेकिन वो जो बातें थी वो तो हमारे भी कुछ वकीलों ने सुनी कि एक बात जो मैंने देखा, मैं आपको बताता हूं, जैसा कोर्ट ने इनका गलती पकड़ा, तो देखिए नियम से क्या होना चाहिए, पुलिस वाले मतलब डरना चाहिए, क्योंकि नए एसीपी साहब आए थे कल, पूरा नगरकर थे, पुरानी एसीपी मैडम थी, और एक नए एसीपी आए थे। उनको हंसी आ गई। इसका मतलब क्या है? तो आपने जो सुना वो जूनियर वकील दूसरे दूसरे पुलिस वालों के मुंह से, वो उनके हाव भाव, उनका बोलना क्या था, बहुत क्लियर बताता हूं मैं आपको। उनका कहना यह है, देखिए बोले साहब, हम वर्दी पहन लिए तो क्या हमारे आदमी की अंदर में क्या इंसानियत मर गई क्या? हम क्या रोबोट बन गए? बोले हम भी इंसान है ना, तो हर एक को बेटी है, किसी को बेटी है, किसी को बहन है, हर घर में लड़की है। जिनकी, बोले हम नाम नहीं ले सकते, हम ज्यादा बोल नहीं सकते, हमारी लिमिटेशन है, कोर्ट ऑर्डर करेगा तो हम जाएंगे बोले पकड़ने। लेकिन जिस किसी ने ये अत्याचार किया है लड़की पे, जिस किसी ने ये गुनाह किया है, वो राक्षस बचने नहीं चाहिए। ये उनका डिस्कशन चालू था, ऐसा हमारे जूनियर लड़के लड़कियां है ना, एडवोकेट्स, उन्होंने मुझे बताया। नहीं, अब इसके आगे सुनिए ना, मैं ये कह रहा हूं कि मेरे तो उन्होंने ये भी बताया कि भाई देखो, आशुतोष पाठक सही कह रहे हैं कि वर्दी उतर जाएगी। इसमें सबसे महत्वपूर्ण खेल ये नहीं है, इतना हाई प्रोफाइल केस जिसमें जो मर्डरर है वो तो खैर बचेगा नहीं। सवाल यह है नीलेश जी कि परमवीर सिंह जो कमिश्नर है, उसके देखरेख में सचिन बाजे तो खैर जेल में है, अभी मर्डर केस में ही है। बाकी जो पुलिस वाले ने इसको धोने की कोशिश की, इस मर्डर को छिपाने की कोशिश की, जिस मीडिया वालों ने छिपाने की कोशिश की, जिस मीडिया वालों ने रिपोर्ट बनाए, उसका क्या होगा? यह मामला बहुत टेढ़ा है, बहुत टेढ़ा है, बहुत बड़ा है, टेढ़ा नहीं, बहुत बड़ा है। क्या है, मुझे आज भी याद है दो लोगों के वर्ड्स, एक बिहार के डीजीपी, दूसरे नीतीश राणे जी, और तीसरे वो सीबीआई के ईमानदार ऑफिसर जिन्होंने हाई कोर्ट के सामने एफिडेविट दिया, सीबीआई के ऑफिसर, कि सुशांत और दिशा का केस कनेक्टेड है। दिशा का केस जब डिटेल में इन्वेस्टिगेशन होगा, सुशांत का केस सॉल्व होगा। बाकी ज्यादा बोलना अभी ठीक नहीं है। नहीं, हम ये जानना चाहते हैं नीलेश जी, क्योंकि कल आपने जब कोर्ट को पॉइंट आउट किया रोहन रॉय के बारे में, तो कोर्ट ने पूछा ये कौन है रोहन रॉय? हाँ, तो रोहन रॉय के बारे में हाँ, तो फिर आपने बताया, फिर उन्होंने पूछा कि यहां पर मौजूद है, तो आपने कहा कि नहीं,
तो वो है कि नहीं है? तो आपने कहा कि हाँ हाँ जिंदा है। फिर आपने ये भी अर्जी लगाई कि उसका जिंदा रहना बहुत जरूरी है, और वो प्रेयर किया कि उसके सुरक्षा की गारंटी हो। लेकिन मुझे याद है नीलेश जी, मैंने रोहन राय को खुद फोन किया, और रोहन राय जैसे ही मेरी आवाज को सुना, उसके बाद वो फोन ऑफ कर लिया और फिर नॉट रीचेबल हो गया। मेरा सवाल है कि रोहन राय ने न्यूज लॉन्ड्री के झबरा को बुला करके इंटरव्यू दिया था। झबरा था या कौन था, अभिनंदन था या उसकी बहन थी, भगवान जाने। न्यूज लॉन्ड्री को इंटरव्यू दिया था रोहन राय ने। तो मेरे सवाल से क्यों भाग रहा है रोहन राय? एक एक मिनट सुनिए, कैसी बातें कर रहे हैं यार आप। उसने न्यूज लॉन्ड्री छोड़कर बाकी कौन से चैनल को इंटरव्यू दिया है फिर? उसको जितना कहा है, मतलब हमारा जो कोर्ट का प्लीडिंग बता रहा हूं, उसको आदित्य ठाकरे ने बोला यही करने का है, वो उतना ही कर रहा है। तो वो आप उसके बॉस हो क्या? आपका क्यों मानेगा वो? हाँ, अभी सीबीआई या फिर अभी जो कोर्ट मॉनिटर्ड इन्वेस्टिगेशन होगा उसमें सारे पर्ची खुलेंगे ना। और एक बताता हूं मैं, सुनिए इंपॉर्टेंट चीज। कल कोर्ट को मैंने एक पॉइंट बताया, कल मैं बताना भूल गया गड़बड़ में। मैंने कहा सर एक पॉइंट मैं और ऐसा बता रहा हूं जिसका जवाब ये सरकारी वकील साहब नहीं दे पाएंगे। तो सरकारी वकील साहब बोले आप इतने कॉन्फिडेंट कैसे हो? मतलब क्योंकि वो फाइल ना मुझे आपकी पूरे डिपार्टमेंट के लोगों ने दी है, एसीपी वगैरह सब हंसने लगे, जज साहब भी हंसने लगे। बोले क्या है? मैंने कहा साहब हमारा आईए नंबर है 8109, उसका पेज नंबर 275 देखिए। इसके ऊपर होम मिनिस्ट्री ने लेटर लिखा है, सेक्रेटरी ने मुंबई के पुलिस कमिश्नर को, कि दिशा के केस में अगर नए एविडेंस आते हैं तो केस रीओपन कर दीजिए और री इन्वेस्टिगेट कर दीजिए। तो मैं लीगलिटी पे बाद में आता हूं। मैंने कहा सर इन्होंने केस रीओपन कर दिया है, तो अभी ये लेटर के बीच में और केस रीओपन के करने के बीच में एक चीज आती है, क्या? नए एविडेंस। तो वो जो नए एविडेंस थे, चाहे वो मोबाइल टावर लोकेशन है, सीन रिक्रिएशन है। बहुत इंटरेस्टिंग बात है कि भाई होम सेक्रेटरी का ऑर्डर है कि अगर कोई नए एविडेंस इस केस में आते हैं तो आप केस रीओपन कर दीजिए। इन्होंने केस रीओपन कर दिया है, तो व्हाट इज द न्यू एविडेंस? आप तो सुनिए ना। मैंने कहा सर वो उसकी एक फाइल है ना, उसमें मोबाइल टावर लोकेशन भी है, वीडियो रिकॉर्डिंग भी है, ओरिजिनल सीसीटीवी वाला मटेरियल भी है, उसमें तुम्हारा सीन रिक्रिएशन का वो भी है, डमी टेस्ट भी है। तो उसमें प्रूव हो गया कि ये पहले का इन्वेस्टिगेशन बोगस था, तो इन्होंने रीओपन किया। वो फाइल कहाँ है साहब? बस ये बता दे। नहीं तो क्यों रीओपन, कैसा रीओपन हो गया ये भी बता दे अगर। बस मैंने यही है एक चीज, कोर्ट ने वो भी नोट किया। मैंने कहा दूसरी चीज, कोर्ट ने बाकी कोर्ट एक्चुअली एक बात इसमें इंपॉर्टेंट है, एक मिनट एक बात इसमें इंपॉर्टेंट है सर, कि अगर केस रीओपन करना है तो रीओपन कैसे करना है? मान लीजिए एसआईटी गठित हो गई, तो केस तो रीओपन होगा, उसमें कुछ दर्ज होगा ना, वो एफआईआर दर्ज होगा या बिना एफआईआर के ही रीओपन हो जाएगा? अच्छा पॉइंट पूछा। अच्छा पॉइंट पूछा आपने। ये वाला भी बताया मैंने कोर्ट को। मैंने कहा साहब इन्होंने लिखा है केस रीओपन करो, अब इन्होंने क्या किया, एक्सीडेंटल डेथ इंक्वायरी पूरा नहीं रीओपन की। तो ये सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट है। मैंने कहा ऐसा ही काम एक दूसरे पुलिस कमिश्नर ने किया था। तो सुप्रीम कोर्ट ने बोला ये कौन सा लॉ तुमने ढूंढ के लाए? एक्सीडेंटल डेथ इंक्वायरी कभी रीओपन होती है क्या? रीओपन जब होता है, तुम्हारा कुछ भी डाउट का एक सादा 2 वर्ड भी आ गया तो रीओपन सिर्फ एफआईआर रजिस्टर करके इन्वेस्टिगेशन होता है, एक्सीडेंटल डेथ रीओपन नहीं होता है।
तो वो भी कोर्ट ने नोट कर लिया, वो फैसला मांग कर लिया है, बोले हम पूरा पढ़ कर आएंगे अभी परसों के दिन। इनका बताओ क्या, इनका सारा झूठ पूरे देश के सामने आ गया है, जज साहब की नजर में आ गया है। उन्होंने अभी देखो ना, गौर करो, ये आदमी, आपको मालूम है क्या शॉकिंग बात, कल जो कोर्ट ने पकड़ी है वो, अच्छा नाम भी तो बदल सकते थे, नाम भी नहीं बदले उन्होंने। एडीआर पे 3:07 में स्टेशन डायरी में पुलिस स्टेशन में साइन कर रहा है पीएसआई देवड़े, हो गया। और वो कह रहा है मैं दिशा के माता पिता के बयान लिया हूं और उसके आधार पे मैं ये एडीआर रजिस्टर कर रहा हूं कि भाई हमको किसी पे कुछ कहना नहीं है, किसी पे शक नहीं है, वो गिर के मर गई। 3:07 पे पुलिस मूवमेंट रजिस्टर के हिसाब से, उनके ही एफिडेविट के हिसाब से, उनके ही रिकॉर्ड के हिसाब से पीएसआई देवड़े वहां से निकला है 2:30 बजे के, 2:15 बजे के आसपास, और सुबह 6-7 बजे तक वो शताब्दी हॉस्पिटल में। हो गया। सचिन बाजी बोला होगा, अरे कोर्ट मेरा है, पुलिस हम हैं, ऊपर परमवीर सिंह है, चिंता क्यों कर रहे हो? उसके ऊपर आदित्य ठाकरे है, उसके ऊपर उद्धव ठाकरे है, और उसके ऊपर में भी और लोग हैं ना, उसके ऊपर पवार साहब हैं। नहीं मालूम आपको? अच्छा, उसके ऊपर कौन है? हाँ, बस वेट एंड वॉच ना, अभी अमित शाह जी करेंगे ओपन, वेट एंड वॉच। तो ये जो एएसआई वाला है उसको भी नोट किया जज साहब ने? हाँ, अरे वो, अरे ये मैं कह रहा हूं कि अभी तो छोड़ दीजिए, इन्वेस्टिगेशन कितने बजे हुआ नहीं हुआ ये नहीं, इन्हीं के हिसाब से चलते हैं, पुलिस के हिसाब से चलते हैं। जब आपने होम सेक्रेटरी वाला स्टेटमेंट दिया कि भाई होम सेक्रेटरी ने लिख करके भेजा है, नोट है ये कोई हवा में नहीं है, ऑडियो रिकॉर्ड में नहीं भेज दिया है, ये लिखित भेजा है कि अगर कोई नया एविडेंस आता है तो केस को रीओपन कीजिए। तो केस को, ये केस क्या मतलब, एडीआर का फाइल है, इसको आपने ओपन कर दिया, हो गया, ऐसे बंद कर दिया, ऐसा होता है क्या? वो लाल बस्ता है, लाल बस्ता जो है वो लाल इसमें धागे में बंधा हुआ है, धागा खोल दिया, वो ओपन हो गया सर केस, अब फिर बंद कर दिया, कुछ मिला नहीं सर, बंद कर दिया, ऐसा तो नहीं होता है ना। केस रीओपन का मतलब होता है कि एफआईआर रजिस्टर करना है, जिसका आपने जिक्र किया। इस पर माननीय अदालत का क्या कहना है? छोड़ दीजिए बाकी चीज को, मेरा तो कहना है 7 बजे आया, 8 बजे आया, उसने साइन किया नहीं किया, मेरी दिशा के फादर का स्टेटमेंट ले लिया, इट इज इमटेरियल सर। मैं तो कह रहा हूं फडणवीस जी के सरकार के आदेश के बाद जो कुछ हुआ उसी में ये फंस गई है सब पुलिस। यस, ये मैं कह रहा हूं। और हाँ, तो उसमें मैंने 2 बातें कोर्ट को बताया। मैंने कहा साहब अभी आपने इनका चोरी पकड़ लिया ना, कि ये लिख रहा है कि इनके माता पिता ने कहा किसी पे शक नहीं है, कोई हमको ये नहीं है, हमारी लड़की ही। अच्छा, स्टेटमेंट क्या बना कर लाए मालूम है क्या? पूरा फर्जी स्टेटमेंट, इनका झूठा साइन, कोरे कागज पे साइन लिए थे, कहीं से स्कैन करके डुप्लीकेट बना के, कि पिताजी कह रहा है मेरी लड़की दारू पीकर गिर गई होंगी या वो डिप्रेशन में करके शायद मर गई होंगी, मुझे कोई ऑब्जेक्शन नहीं है। ये कोई पिता कहेगा? हो गया वो, ठीक है। ये दूसरे दिन का बना के लाया स्टेटमेंट। मैंने कहा कोर्ट को, मैंने अगर इनकी स्टोरी मान लो पुलिस की कि ये केस में कोई फाउल प्ले था ही नहीं, ये केस नॉर्मल सीधा सीधा था, आपने कहा कि एक्सीडेंटल डेथ है, इनके पिताजी ने कह दिया, केस हो गया क्लोज। तो आप 6 जून 2020 से लेके 14 फरवरी 2021 तक क्या इन्वेस्टिगेशन कर रहे थे फिर? कोर्ट ने नोट किया, बोले हाँ ये बात भी तो बहुत शॉकिंग है। मतलब फिर जब आप कह रहे हैं कि केस नॉर्मल है, तो आपने 14/2/2021 तक इन्वेस्टिगेशन क्या किया और क्या इंक्वायरी रिपोर्ट सबमिट किया? तो फिर चुप।
मैंने कहा इतने दिन सिर्फ पेंडिंग इसलिए रखा गया, फाइल हमारे हाथ से कहीं जाना नहीं चाहिए, किसी को डॉक्यूमेंट मिलना नहीं चाहिए, तो किसी को मालूम हो गया तो हमारा झूठ उजागर हो जाएगा करके ये पेंडिंग रखा। और ये ऐसा ही केस लॉ सुप्रीम कोर्ट का है कि यही होता है, बोले जब बड़े आरोपी रहते हैं उनको बचाने के लिए पैसा तुम खाया एडीआर और वो कागज हाँ? पेपर अपने पास रख करके पैसा खाया, हजारों नहीं करोड़ पैसा रुपया लूटा। नहीं, वो छोटी चीज है, वो छोटी अच्छा, चीज है। छोटी है। हाँ, अच्छा। बाकी चीजें बहुत बड़ी बड़ी है। दूसरी चीज, हम्म। मैंने कहा सर ये सुप्रीम कोर्ट का, हाई कोर्ट का ये 50 जजमेंट है और ये सब जजमेंट को मिला के फुल बेंच ने जजमेंट दिया, और अर्नब गोस्वामी के केस में चीफ जस्टिस चंद्रचूड़ साहब ने भी वही जजमेंट को फॉलो किया। क्या एक बार अगर कोई केस क्लोज होता है तो उसको ओपन करने का और री इन्वेस्टिगेशन करने का, ऑर्डर करने का अधिकार ना पुलिस को है, ना पुलिस कमिश्नर को है, ना होम सेक्रेटरी को है, ना होम मिनिस्टर को है, ना मजिस्ट्रेट को है, ना सेशन जज को है। मतलब सिर्फ दो लोगों का अधिकार है, एक है हाई कोर्ट और एक है सुप्रीम कोर्ट। कोर्ट ने कहा बराबर है। तो मैंने कहा साहब फिर इन्होंने ये रीओपन का कैसा कर दिया इन्होंने री इन्वेस्टिगेशन के लिए? अरे 3 घंटे का ऐसा डिटेल आप दे रहे हैं, जीस्ट, ये इसको कहते हैं क्रक्स ऑफ द हियरिंग, है ना। 3 hours लॉन्ग हियरिंग, और आप उसको समराइज कर रहे हैं जिसमें बचने का कोई स्कोप नहीं है। तो फिर जज साहब हंसने लगे होंगे, पुलिस वाले हंस रहे होंगे। आप अरे मैं बताऊंगा, मेरे को पहली बार उल्टा दिखा, मतलब इनको हंसी आ रही, उनका क्या है, वो जो बाहर बात कर रहे थे ना उनका तो बहुत क्लियर है। हाँ ठीक है ना, कोर्ट बोल देगा तो कर देंगे, एफआईआर कर देंगे, अरे हमारे को क्या करने का यस, बहुत पुलिस वाले कह रहे थे ये बहुत पुलिस वाले कह रहे थे वहां पे। हालांकि वो मैंने छोटे पुलिस वाले थे, बड़े अधिकारी नहीं थे, तो छोटे पुलिस वाले थे, मतलब इंस्पेक्टर लेवल के अधिकारी थे और दरोगा लेवल के 2 स्टार वाले। वो कह रहे थे कि अरे यार एफआईआर करो ना, क्या दिक्कत है, अगर केस मान लो कुछ नहीं है तो एफआईआर करो, इन्वेस्टिगेशन कर लेंगे, फिर दे देंगे रिपोर्ट। नहीं, नीचे के पुलिस अधिकारी नहीं, बहुत कई लोग मैंने देखा नीचे वाले बहुत ज्यादा अच्छे ईमानदार भी है और इंसानियत है। मैंने कई देखा है ऐसे पुलिस वाले। बिल्कुल ये केस मैंने कोर्ट में, पता है कोर्ट, हाँ मैंने कोर्ट में, ओपन कोर्ट में बोला, मैंने कहा सर उन सारे ईमानदार पुलिस वालों का धन्यवाद, उन सारे रिपोर्टर्स का धन्यवाद। मैंने कहा ये पुलिस वालों ने हमको इनसाइडर इंफॉर्मेशन दी, ये फाइल इन्होंने दी करके हमको ये सब मालूम पड़ा। हमने कहा ये मीडिया ने जो जिंदा रखा है केस को, उसमें जो जो स्टिंग ऑपरेशन वगैरह किए, रिपोर्टर ने अपनी जान दांव पे लगा के इनसे झगड़ा मोल लेके, मैंने कहा वो हमारे काम में है, इसके वजह से ये केस में आज इतना हम सक्सेस मिला पा रहे। ओपन कोर्ट में बोला मैं, और अपने एफिडेविट में भी लिखा है। तो क्या है, अच्छा, कोई भी केस अगर क्लोज हो जाता है तो वो हाई कोर्ट की अनुमति से ही वो रीओपन होगा, मतलब ये किसी सरकार को स्पेशल इन्वेस्टिगेशन बिठाने का अधिकार नहीं है। एसआईटी जो बनी थी उसका कोई मतलब नहीं है। नहीं, वो एफआईआर कर सकते थे, सुनिए, एफआईआर कर सकते थे, एडीआर का री इन्वेस्टिगेशन नहीं कर सकते थे। फंस गई अभी मुंबई पुलिस। अच्छा, इसका क्या डिफेंस लेगी मुंबई पुलिस? क्या क्या डिफेंस लेगी? अरे कल हो गया ना पूरा वो, नहीं वो डिफेंस ले सकते हैं मेरे हिसाब से, जितना मुझे लॉ का नॉलेज है, हम तो क्या है लाइफ टाइम लॉ का स्टूडेंट है, एक ही डिफेंस ले सकते थे, ले सकते हैं वो कि सुप्रीम कोर्ट हमको लागू नहीं पड़ता है, हमको एक विशेष संविधान में अमेंडमेंट करके स्पेशल इम्यूनिटी दी है, हमको इंडिया से बाहर किया गया है, और वो हमको सलमान खान ने भेजा है। हाँ, तो वो अमेंडमेंट बिल सलमान खान ने हमको भेजा है पाकिस्तान के सुप्रीम कोर्ट का। हाँ, तो फिर वो क्या है मालूम है क्या, फिर ऐसा जो डिफेंस
कोर्ट बोलेगा ठीक है, तो तुमको जरा हम इधर से बाहर उठा के तिहाड़ में भेज देते फिर। तो ये जो है ना, देखिए क्या है आशुतोष जी, अभी कल परसों का एक मिनट रुकिए, एक जाम एक है। मिनट रुकिए सर, एक एक मिनट, मिनट एक मिनट, एक मिनट रुकिए, 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 मैं आपको रोक रहा हूं, माफी चाहता हूं, आप याद रखिएगा अपनी बात को। एसआईटी के रिपोर्ट, एसआईटी जांच शुरू हो गई, एसआईटी गठित हो गई, जांच शुरू कर दिया, और एसआईटी ने भी वही फाइंडिंग्स पाया जो मुंबई पुलिस ने पहले पाया था। ये खबर प्लांट किया गया अखबारों में, बड़े बड़े मीडिया संस्थानों ने बड़े बड़े कॉलम्स में लिखा कि एसआईटी की भी फाइंडिंग्स वही है। अरे भाई, अब वो भी पार्टी बनेंगे क्या, जब एसआईटी जांच कर ही नहीं सकती है, एडीआर की एक्सीडेंटल डेथ रिपोर्ट की जांच हो नहीं सकती है बिना हाईकोर्ट के परमिशन से। होती तब जब एफआईआर वो कर लेते, वो ये कह सकते थे कि हाँ हमको न्यू एविडेंस मिले हैं और न्यू एविडेंस के आधार पर मुझे ये अधिकार है, मैं एफआईआर दर्ज करके जांच कर सकता हूं, ये फेयर है। तो एफआईआर तो उन्होंने किया नहीं, तो उन्होंने जो जांच रिपोर्ट शुरू कर दिया, उसकी जो रिपोर्टिंग करवा दी मीडिया में, इन सबके खिलाफ एक प्रोसीडिंग्स मांगेंगे आप आने वाले दिनों में, क्योंकि ये मिसकैरेज ऑफ जस्टिस नहीं है, ये सिर्फ मिसकैरेज ऑफ जस्टिस नहीं है, ये मिसकैरेज ऑफ सिस्टम है। होल सिस्टम एक पार्टी बना हुआ है इसमें। अरे भाई, ऑलरेडी कंटेम्प्ट पिटीशन फाइल है उस मुद्दे पे, उसमें तुम्हारा न्यूज लॉन्ड्री भी आरोपी है, ये टीवी9 मराठी का वो एक रिपोर्टर, वो लोग भी आरोपी है, और तुम्हारा तक वाला वो भी है, तो वो, और एक मिड डे वाला एक रिपोर्टर मिड डे भी है, ये इनके खिलाफ कंटेम्प्ट वगैरह ऑलरेडी फाइल्ड है। वो ठीक है, वो विषय बाद में। मैं क्या कहना चाह रहा था, सुनो, अभी आप गूगल सर्च कर लीजिए, पिछले महीने ही मद्रास हाई कोर्ट के जज ने एक बहुत अच्छा ऑर्डर किया है। उन्होंने कहा तुमको अगर ये लॉ नहीं मानना है तो पहले तुमको अंडरटेकिंग देना पड़ेगा कि हम इंडिया में नहीं है, इंडिया के संविधान सुप्रीम कोर्ट से हम बाइंड नहीं है, पहले ये डिक्लेयर करो, उसके बाद में बोलो कि हम नहीं मानते, चुपचाप फॉलो करना पड़ेगा तुमको। और कौन सा पॉइंट डिस्कस हुआ, महत्वपूर्ण पॉइंट? दो तो आपने ये दो बहुत हुए, मैं तो बताऊं अभी क्या है, टोटल 3 घंटा था, पहले सुबह का आधा घंटा, बाद में 2.5 घंटा। वो ठीक है, लेकिन समय एंड सब्सटेंस यही है। हमने जितने मुद्दे रखे थे, हमारे मुद्दे को सपोर्ट करने वाला और एक बहुत बड़ा मुद्दा कोर्ट ने खुद ही ढूंढ के निकाला। इनके जो एसआईटी और इनके पुलिस है, इनके पैर के नीचे की चद्दर खींच ली और कुछ नहीं है, इनका वो ताश के पत्तों का घर गिर गया। उस पर तो बाद में सर, मैं ये कह रहा हूं कि जो पुलिस अभी 2022 से जब फडणवीस जी आए थे, होम मिनिस्टर बने थे, उन्होंने एसआईटी गठन की घोषणा की थी। 12 महीने एसआईटी गठित नहीं कर पाए, वो 12 महीने के बाद एसआईटी के ऑफिसर की घोषणा हुई 2023 दिसंबर में। अब 2023 अक्टूबर नवंबर में आपने पीआईएल फाइल कर दिया था, दिसंबर में ये एसआईटी की हुई। अब ये एसआईटी वाली बात जो आपने उनको कही कि भाई ये तो बिना आपके अनुमति के मिलॉर्ड ये इन्वेस्टिगेशन शुरू नहीं कर सकते थे। हाँ कर सकते थे, ये एफआईआर कर, बाकी चीज तो बंद, खत्म। मैं कह रहा हूं कि अभी छोड़ दीजिए ना, वो जज साहब आपसे पूछ रहे हैं कि 3:07 पर हुआ या 3:12 पर हुआ, इट विल कम इन द लैटर फेज सर, इट विल कम इन द लैटर फेज। हालांकि उन्होंने, जज साहब ने बहुत ही सही पॉइंट कर लिया, मैंने एकदम से शुरुआत में ही जो है उन्होंने आखिरी कील ठोक दी, शुरुआत में ही, जो बाद में ठोकते वो तो पहले ही ठोक दिया। लेकिन अब उसके आगे हम कह रहे हैं कि भैया ये 3 साल का रिकॉर्ड दे दो ना, 2023 से लेकर के 2026 तक का जो रिकॉर्ड है तुम्हारे पास, उसका बताओ ना। तुमने नहीं किया, वो अनलॉफुल हुआ ना। वो जो इन्वेस्टिगेशन अभी तक पुलिस कर रही थी, वो कंप्लीटली अनलॉफुल है ना। वो क्यों कर रही थी? उसमें कल कोर्ट को सीधा सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट दे दिया है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट आई है 11 जून 2020 को। 11 जून 2020 के बाद में मालवनी पुलिस, एसआईटी, पुलिस कमिश्नर, सबके एक्सीडेंटल डेथ के इंक्वायरी के अधिकार खत्म हो गए। एक दिन का भी इन्वेस्टिगेशन इलीगल है, अनकॉन्स्टिट्यूशनल है। और अगर ज्यादा दिन तक
एक्सीडेंटल डेथ का इंक्वायरी किया एडीआर का, इसका मतलब पुलिस आरोपी को बचाना चाह रही है। यही ग्राउंड है सीबीआई इन्वेस्टिगेशन और एफआईआर रजिस्ट्रेशन का ऑर्डर देने का, यह सुप्रीम कोर्ट ने क्लियर कर दिया है। बस नहीं मतलब अगर पोस्टमार्टम रिपोर्ट आ जाता है तो उसके बाद इंक्वायरी नहीं होगी, एडीआर की इंक्वायरी नहीं होगी, एडीआर नहीं होगा, फिर एफआईआर होगा। अच्छा, ये लॉ है, सुप्रीम कोर्ट ने क्लियर कर दिया है। तुम्हारा एडीआर मतलब क्या है बताओ ना। एडीआर में उस बॉडी के ऊपर क्या मार्क है वो चेक करना है, और एपेरेंट कॉज ऑफ डेथ, सिर्फ इतना ही है एडीआर। जो भी होता है बाद में इन्वेस्टिगेशन, वो एफआईआर में ही होता है। अच्छा बजाओ ताली फिर बजाओ ताली। मतलब ये हुआ कि पुलिस ने फर्स्ट इंफॉर्मेशन जो एक्सीडेंटल डेथ रिपोर्ट है वो लिखा कि ये एक्सीडेंट का हमको मिला है केस, ये हमने पाया है। अब इसका पोस्टमार्टम रिपोर्ट मिल गया। अब पोस्टमार्टम रिपोर्ट के बाद कंफर्म करना कि एग्जैक्टली इट इज द एक्सीडेंटल डेथ, वो तभी होगा जबकि हम एफआईआर रजिस्टर कर लेंगे। आप ये कह रहे हैं ना? नहीं नहीं, सुनिए। तो एफआईआर पोस्टमार्टम रिपोर्ट के बाद क्या होगा? हाँ, पोस्टमार्टम रिपोर्ट आया। हाँ, आया। तुमको प्राइमा फैसी दिख गया कि ये केस में ये रीजन है। मैं ओरिजिनल केस बता रहा हूं, ये फैब्रिकेटेड नहीं। ओरिजिनल केस में अगर कोई आदमी है तो उस पर कॉज ऑफ डेथ आ गया कि भाई ये मैटर में ठीक है, ये जो डेथ हुआ है ये हुआ है पानी में डूबने से मौत हो गई है। तो पानी में डूबने से मौत हो गई है तो इसका नोटिंग लेंगे, पोस्टमार्टम रिपोर्ट लेंगे, और अपना एक नोटिंग बना के वो रिपोर्ट सबमिट किया जाएगा। आप देखिए, जस्ट इंक्वेस्ट किया तो वो उनके एसीपी के पास में रिपोर्ट दे सकते हैं, लेकिन आपने तो यहां पर एडीआर नंबर रजिस्टर किया है, तो उसके बाद में जो रिपोर्ट जाता है वो मजिस्ट्रेट कोर्ट में जाता है, उनके एसीपी के पास नहीं जाता है। तो ये उनका एडीआर का कंक्लूजन हो गया। अब अगर आपको कुछ मिलता है कि नहीं ये सुसाइड था, नहीं ये मर्डर था, तो आपको सुसाइड है कि मर्डर है, अगर ये इन्वेस्टिगेशन करना है तो ये इन्वेस्टिगेशन आपको एफआईआर करके ही करना है। क्योंकि इसमें मेंशन हो रहा है कि ये सुसाइड था, मान लीजिए। हाँ, हो रहा है ना, ये सुसाइड था, ये एक्सीडेंटल मतलब ऐसे बारात चलते हुए गिर गई, उसको मार दिया किसी ट्रक ने, ऐसा नहीं है। ये सुसाइड है ना। अरे सुसाइड है तो सुसाइड का इन्वेस्टिगेशन करेंगे कि नहीं करेंगे? हाँ, तो हाँ ठीक है ना, तो ये हो गया। लेकिन मारे भाई उसके आगे जाके वो सुसाइड नहीं था ना यार, पूरे टीवी चैनल देश के चिल्ला चिल्ला के बता रहे हैं, अर्नब गोस्वामी जी रोज के पास शो कर रहे हैं, नीतीश राणे जी बोल रहे हैं, देश का कैबिनेट मिनिस्टर नारायण राणे जी बोल रहे हैं कि ये मर्डर है क्या। सर मैं दूसरी बात कह रहा हूं, मैं कह रहा हूं कि हम पुलिस की थ्योरी मान लेते हैं कि वो सुसाइड था, तो उसके बाद जो इन्वेस्टिगेशन कर रहा तो एफआईआर किधर है? हाँ हाँ, बराबर, ये मैं कह रहा हूं, ये मैं कह रहा हूं, वही तो एफआईआर का रिपोर्ट आएगा ना। अगर अगर एक्सीडेंट, सुने, अगर आपका कहना एक्सीडेंट था कि वो दारू पी के गिर के मर गई, तो वो आपका एक्सीडेंटल डेथ रिपोर्ट हो गया। लेकिन अगर सुसाइड है तो सुसाइड है कि मर्डर, इसके लिए तो आपको एफआईआर करना ही पड़ेगा, ये सुप्रीम कोर्ट कहता है। बस फिर यही तो मैं कह रहा हूं आपको। हाँ, वो कह रही कि हाँ मेरी बेटी दारू पी करके गिर गई होगी, दारू पी करके मर गई होगी, ऐसा किया होगा दारू पी करके, क्योंकि अपनी बेटी का, अपने पिताजी का स्टेटमेंट वो जबरदस्ती लिखवा रहा है ना, जो भी है दबाव में आ रहा है। नहीं, अभी मालूम पड़ेगा उनको कैसा रहता था। चलिए, कुल मिलाकर के ये हुआ नीलेश जी कि पुलिस अपनी थ्योरी में अब पूरी तरह से उलझ गई है। अब आखिरी एक सवाल मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि इसके लिए जो पुलिस में जो रिस्पॉन्सिबिलिटी फिक्स होगी, क्योंकि होनी ही है रिस्पॉन्सिबिलिटी फिक्स, हमारे जज साहब इतने मूर्ख नहीं है कि वो कहेंगे हाँ हाँ केस को ओपन करो और इंक्वायरी करो, अच्छा तुम लोगों ने गलत जांच किया, कोई बात नहीं है, तुम लोग देखो अच्छा से काम करना चाहिए था, है ना। ऐसे आदेश तो आने वाला नहीं है।
आदेश तो ये आएगा कि जिन पुलिस वालों ने इसको घोर मट्ठा किया है उनके खिलाफ इंक्वायरी ऑर्डर करेगी अदालत। मुझे पूरा यकीन है कि अदालत इंक्वायरी ऑर्डर करेगी, क्योंकि अदालत का काम सिर्फ ये नहीं है कि न्याय को इंश्योर करना, जो पीड़ित परिवार है खाली उनको न्याय मिल जाए। सिस्टम जिसने अन्याय किया है वो सिस्टम को दुरुस्त करना माननीय अदालत की पूरी जिम्मेदारी है। तो सिस्टम को फिक्स करेगी नहीं करेगी अदालत? नहीं नहीं, अच्छा, ये बहुत अच्छा सवाल पूछा आपने, बहुत अच्छा सवाल पूछा। मैंने उसका कल केस लॉ एक पढ़ा है, मतलब कोर्ट में। अभी इस पे डिटेल आर्गुमेंट परसों होने वाला है। अभी क्या ना, है केस? हाँ, हाई कोर्ट के पास में भी कोई डिस्क्रिशन नहीं है, एज ए रूल उनको पुलिस पे कार्रवाई करना है। उसमें हाँ, ललिता कुमारी का संविधान पीठ, कॉन्स्टिट्यूशन बेंच का जजमेंट है, प्यारा 120.5 में सुप्रीम कोर्ट ने बोला, पहले तो लिख दिया कि अगर कॉग्निजेबल ऑफेंस डिस्क्लोज कर रहा है, ये मर्डर, रेप, ये जो भी है, तो एफआईआर एज ए रूल रजिस्टर करना है पुलिस ने। ठीक है, पुलिस ने अगर रजिस्टर नहीं किया, उसमें यह भी लिखा है कि पुलिस को कोई अधिकार नहीं है कि तुम्हारी कंप्लेंट सही है झूठ है ये बोल के रजिस्ट्रेशन को रिफ्यूज करने का। अगर नहीं किया तो एक्शन मस्ट बी टेकन अगेंस्ट द पुलिस ऑफिसर। उसमें सुप्रीम कोर्ट ने बोला मस्ट, मैं नहीं बोला। तो उसका मस्ट यानी सारे देश के सारे कोर्ट को बाइंडिंग है कि एज ए रूल एक्शन लेना है। एक, दूसरा, एक्शन 3 टाइप की है, वो भी सुप्रीम कोर्ट के केस लॉ हमने दे दी है। नंबर 1, अमेंडमेंट है अपने नए बीएनएस में जो इन्होंने लाए हैं अमित शाह जी ने, 166A ऑफ आईपीसी पुराना जो है वो नए बीएनएस में आ गया है। गैंगरेप मर्डर जैसे केस की कंप्लेंट आने के बाद अगर पुलिस अधिकारी ने एफआईआर तुरंत दर्ज नहीं किया तो पुलिस वाले को 166A, 217 आईपीसी और 218 इसके तहत 3 साल की जेल, ये केस लॉ सुप्रीम कोर्ट का हमने ऑलरेडी ऑन रिकॉर्ड पे दिया है। नंबर 2, सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के डायरेक्शन रहने के बावजूद उसको पालन नहीं किया, कि उन्होंने कहा कि सुप्रीम कोर्ट से बड़ा हमारा परमवीर सिंह, तो वो सारे अधिकारी और उनके सीनियर ये सब कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट एक्ट के सेक्शन 2B सेक्शन 12 में 6 महीने की सजा के हकदार है। नंबर 3, महाराष्ट्र पुलिस एक्ट सेक्शन 145 सबसेक्शन 2 में 6 महीने की जेल है। नेक्स्ट पॉइंट, ऐसे अधिकारी के ऊपर में एज ए रूल डिपार्टमेंटल एक्शन लेना है। हाईकोर्ट पहले उनको सस्पेंड करके बाद में डिसमिसल का कार्रवाई करने का आदेश दे सकता है। ये भी केस लॉ सुप्रीम कोर्ट के हमने ऑन रिकॉर्ड ला ली है। तो ये कैसा है, जो पुलिस के पास कुछ होगा, पुलिस के पास क्या डिफेंस होगा कि नहीं मैंने ऐसा नहीं किया है, जो फैक्ट्स था उसी को किया है, मेरा कोई संबंध नहीं है ठाकरे से। वो विषय है ही नहीं ना भाई मेरे। पहला सवाल कोर्ट के सामने क्या है कि कंप्लेंट गैंगरेप की है या नहीं है। कल कोर्ट ने पढ़ लिया कंप्लेंट, तो गैंगरेप की कंप्लेंट है हमारी। आप वो कंप्लेंट सही है गलत है ये विषय ही नहीं है अभी। अभी ये विषय तूने एफआईआर क्यों नहीं रजिस्टर किया, बस ये विषय। और नहीं किया ये कन्फर्म, अरे नहीं तो नहीं ही किया भाई। आप लड़ाई लड़ रहे हैं 1.5 साल से कोर्ट में कि हम नहीं करेंगे। ढिठाई देखिए ना, हाँ, कि हमको करने की कोई आवश्यकता नहीं है। नहीं, इसको बोलते हैं एग्रावेटेड कंटेम्प्ट।
मतलब इसमें सजा सजा में कोई माफी नहीं रहती है कि अभी तो उसको मेरा ये पहले। कहना है कि अगर मैं कह रहा हूं कि नगरकर की वर्दी उतरेगी, तो कहां मैं अतिशयोक्ति कर रहा हूं? एग्रीवेटेड कंटेम्प्ट पर कंटेम्प्ट वो किए जा रहा है, वो झूठ बोल रहा है, झूठा एफिडेविट दे रहा है, अपने आका की बात मान रहा है। वो ये नहीं कर रहा है, डिफाई नहीं कर रहा है कि हम नहीं करेंगे ये काम, हमसे आप गलत काम मत करवाइए, हमको एफआईआर करना चाहिए। वो ये करने के बजाय कभी एडीआर का, कभी इसका, कभी उसका ये कहानी बता रहा है। नहीं, उसको माफी नहीं है ना, लॉ नहीं में माफी उसको है, कोई माफी नहीं है कोई उसका। कोई माफी नहीं है, नहीं, नहीं कोई है। माफी नहीं है, और परमबीर सिंह की भी कोई हाँ। माफी नहीं है। अरे अभी क्या बताओ क्या आपको, अर्पित गुप्ता का लोग नेट पे सर्च कर लो, अर्पित गुप्ता। हम्म 2026 का इलाहाबाद हाई कोर्ट का जजमेंट है। हम्म वो ऐसा लगता है वो एक जजमेंट है और दूसरे और एक दो जजमेंट आए ही अभी कुछ दिन पहले ही। वो ऐसा हम्म लगता है कि जैसा इनके लिए आए हैं वो जजमेंट। उसमें हाई कोर्ट ने डीजीपी को ऑर्डर किया कि ये रेप की कंप्लेंट थी और उस लड़की को तुम पूछ रहे हो कि और सबूत लेकर आ, ये मोबाइल का ये एविडेंस लेके आ, वो एविडेंस लेके आ, वो क्यों लाएंगे? बोले आप के पुलिस अधिकारी ने एफआईआर रजिस्टर करने से मना किया, तो वो पुलिस अधिकारी और उसका पुलिस कमिश्नर ये दोनों पे एक्शन लो, और एक्शन क्या लिया मुझे लाके रिपोर्ट सबमिट करो। डीजीपी को बोला और खुद एफआईआर करो और आगे का प्रोसीड करो। तो अब देखिए भाई, एक तो कल के पूरे 2.5-3 घंटे की हियरिंग की जो जो पूरी डिटेल थी आज मैंने डिस्कस की, लेकिन चलते चलते मैं एक और सवाल पूछ करके मैं क्लोज करूंगा। परमबीर सिंह, नगरकर और उसके साथ साथ जो भी एसीपी डीसीपी जितने लोग हैं वहां, अगला नंबर नुपुर प्रसाद का है, अगला नंबर नुपुर प्रसाद का। क्योंकि सुशांत और दिशा दो केस नहीं है, इट इज कंप्लीटली interlinked and correlated case. Therefore, the next number is Nupur Prasad. Am I right, sir? As per CBI record itself, both are the one case. सीबीआई ने खुद ही कहा 2024 दिसंबर में कि दिशा का केस एक्सपेडाइट हो गया है, तो हम इसको लुकआउट नोटिस कैंसिल नहीं कर सकते हैं। और दूसरी और भी फैक्टर्स है उनके को सीबीआई का जरूरत पड़ेगा तो सीबीआई का रिकॉर्ड देंगे और ऑथेंटिक देंगे। और ये आरोप मत लगाना हमारे पे कि हमको सरकार ने मदद किया, अंदर के डॉक्यूमेंट दिए, बिल्कुल नहीं। हम ऑथेंटिक डॉक्यूमेंट देंगे। सरकार हमको मदद करती तो अभी तक सरकार तो हमें रोक रही है साहब, कमाल बात कर रहे हैं। सरकार तो पिछले 6 वर्ष से रोक रही है इस पूरे इन्वेस्टिगेशन को, पूरी जिम्मेदारी के साथ मैं कह रहा हूं इस बात को, पूरी जिम्मेदारी के साथ सरकार रोक रही है। अभी अगला निशाना देखिए, अब नूपुर प्रसाद के आगे चलते हैं सर, नूपुर प्रसाद से आगे चलते हैं। और मैं आज फिर डंके की चोट पे कह रहा हूं, और नीलेश जी हमारे साथ मौजूद है, मैं इन्हीं की शक्ति पर बोलता हूं, मतलब इनके कानूनी ताकत पर। अगला निशाना वो जो करोड़पति घूम रहा है ना इधर से उधर, वो सारी हेकड़ी बंद हो जाएगी। मैंने पहले भी कहा है, सत्य और न्याय के सामने पैसा कुछ काम आएगा नहीं। अगला निशाना रिया चक्रवर्ती है। रिया चक्रवर्ती, ठाकरे के साथ साथ रिया की गिरफ्तारी इनएविटेबल है। यूनिकॉर्न बनाने के चक्कर में जो स्टार्टअप में जा रहे हैं, क्या सर बोलिए। अरे भाई, कल का कोर्ट का नोटिंग है ना, कल जो अपना ओपनिंग ही कंप्लेंट का, रिया ही है वन ऑफ द पार्टनर इन क्राइम विद आदित्य ठाकरे। अच्छा, हाँ। ये ओपनिंग ही आपने इसी से किया कि रिया एंड आदित्य बोथ आर पार्टनर इन द क्राइम। हाँ, और प्रूफ्स है ना, अपने कंप्लेंट में प्रूफ दिए हमने। नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो का क्राइम नंबर दिया है जिसमें रिया के चैट रिकवर हुए। उसमें ये पाया रिया और आदित्य के कई दिनों से, महीनों से, सालों से रिलेशन है, और ये हमको बता रहे कि मैं उसको नहीं जानती, वो बोलता मैं उसको नहीं जानता। तो ये जो है ये सब ठीक है, बहुत सारे इतना है बोलने के लिए, तो भी छोड़ दीजिए।
अब सब सबको जानते हैं। मैं उसको नहीं जानती, मैं नहीं जानता। अरे अब सब सबको जानते हैं। पूरा देश जान रहा है। कौन किसको नहीं जानता है, ये भी पता चल जाएगा अभी। तो कोई शक्ति बचा नहीं पाएगी। कुल मिलाकर के कल के 3 घंटे का लब्बो-लुआब ये है कि कोई शक्ति, जब मैंने कहा कि कोई शक्ति नहीं बचा पाएगी, क्योंकि न्याय की शक्ति सबसे बड़ी शक्ति है और सत्य की ताकत सबसे बड़ी ताकत है और ऊपर वाले सबको देख रहे हैं। प्राकृतिक न्याय दिशा और सुशांत के केस में होकर रहेगा। आपसे एक अनुरोध है, आप मेरा QYP.in अंग्रेजी में, प्रकाश TV.in हिंदी में और हमारे फेसबुक को भी फॉलो कीजिए, हमारे एक्स प्लेटफॉर्म को भी फॉलो कीजिए, जो डिलीट किया, पता नहीं क्यों एलन मस्क ने डिलीट किया, गेट्स के जमाने में तो हुआ नहीं। और हमारे इंस्टाग्राम को जरूर फॉलो कीजिए। और जिन्होंने हमारे चैनल को सब्सक्राइब अभी तक नहीं किया है, मैं आपसे अनुरोध करता हूं कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। ये बहुत बड़ा सहयोग होगा QYP पूरे नेटवर्क के लिए। बहुत बहुत शुक्रिया। नमस्कार।